नियंत्रण, ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अगर बात करें किसी भी इमारत की मजबूती की, तो वो निर्भर करती है उसकी नींव पर। जी हाँ, अगर अच्छी नींव होगी तो इमारत भी मजबूत होगी। यही बात लागू होती है हमारी फसलों पर भी। जी हाँ, अगर आपको अच्छी फसल चाहिए, अधिक पैदावार चाहिए, अच्छी गुणवत्ता चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन करें। अगर बीज जानदार होंगे तो फसल भी मजेदार ही मिलेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजों का सही तरह से चयन किया जाए, अच्छे बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सही समय पर स्वस्थ बीजों की खरीदारी भी कर ली जाए, धोखाधड़ी से भी बचा जाए। इन सब के लिए क्या करना चाहिए? हमारे किसानों को सचेत और सतर्क भी रहना चाहिए। आज के हमारे इस विचार विमर्श कार्यक्रम में हम इसी पर बात करेंगे। जायद और खरीफ का मौसम आने वाला है, ऐसे में हमारे किसान बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे कि अच्छे बीज खरीद लें ताकि आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सके। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे हमारे विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके। तो आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहेगा, आइए आपको बता देते हैं। आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा जायद और खरीफ में बीजों की उपलब्धता। इसी विषय पर आज हम विस्तार से विचार विमर्श करने वाले हैं। विशेषज्ञ हमारे उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर चंद्र मोहन जी, जो असिस्टेंट कमिश्नर सीड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। साथ ही साथ डॉक्टर वायर मीणा जी भी उपस्थित है हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। साथ ही डॉक्टर NV कुम्हारे भी उपस्थित है हमारे साथ, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और इंचार्ज एटेक है। आप सभी विशेषज्ञों का मैं स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आज के हमारे इस विचार विमर्श में बात होगी जायद और खरीफ की बीज की उपलब्धता के बारे में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। निगम के पूरे देश भर में 11 क्षेत्रीय कार्यालय, 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैले हुए 5 फार्म और 48 प्रक्षेत्र कार्यालय, 30 बीज उत्पादन केंद्र, 107 बीज विपणन केंद्र, 76 बीज संस्करण संयंत्र,
7 वातानुकूलित बीज भंडारण सुविधाएं, 2 सब्जी बीज पैकिंग केंद्र और 1 DNA फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला है। रही बात बीजों का चयन करने की, तो अपने इलाके और यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ही बीजों का चयन करना चाहिए। अगर जायद और खरीफ फसलों की बुआई करना चाहते हैं तो बीजों को लेकर कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे बीज किसी प्रमाणित जगह से ही खरीदें। बीजों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बीज प्रमाणीकरण का प्रावधान भी है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मजबूत और स्वस्थ फसलों की वृद्धि के लिए जरूरी हैं। छोटे, सिकुड़े और टूटे बीजों में अंकुरण के लिए कम पोषण होता है। इस तरह के बीजों को हटाकर आप स्वस्थ पौध और फसल ले सकते हैं। तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी, जाना बीज की उपलब्धता के बारे में, बीज के महत्व के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे कार्यक्रम की चर्चा भी हम शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर चंद्रमोहन जी का। जब हम बात करते हैं डॉक्टर चंद्रमोहन बीज की, तो हमारे किसानों को किस तरह से उसकी महत्ता को समझना चाहिए? देखिए मैडम, जैसा आपने बताया कि बीज की महत्वता की अगर बात करें तो बीज तो सबसे महत्वपूर्ण घटक है किसी भी कृषि उत्पादन के लिए। तो बीज अगर अच्छा किसानों को मिल जाता है तो 20 से 25% उसकी उत्पादक क्षमता पहले ही बढ़ जाती है। तो किसान भाई हमारा ये सुनिश्चित करें कि अच्छा बीज सीज़न स्टार्ट होने से पहले उनको कहाँ से प्राप्त करना है। जो हमारी अच्छी दुकानें हैं, अच्छे विक्रेता हैं, अच्छे जो भंडार हैं, जो जिसका बीज जो भी बीज वितरण करते हैं, कृषि विभाग के जो हमारे काउंटर से उनसे सुनिश्चित करें कि अच्छा बीज वो प्राप्त कर सकें, जो सही तरीके से पैक हो, ट्रीट हो और लेबल्ड हो और उसकी गुणवत्ता सही हो। उसको जांच के अगर किसान अच्छा बीज प्राप्त कर लेते हैं तो उनको अच्छी फसल होना सुनिश्चित लगभग तय हो जाता है। बिल्कुल। तो अच्छी फसल की सुनिश्चितता के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छे बीज ही हासिल करने हैं। तो ऐसे में बीज के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं मौसम के बदलने की, जैसे अभी रबी का मौसम चल रहा है, आगे जायद का मौसम आएगा, फिर खरीफ का मौसम आएगा, ऐसे में हमारे किसान किस तरह से तैयारी करें? अगर जायद के मौसम की बात करें तो कब से शुरुआत होगी और उसके लिए तैयारियाँ कब से करनी चाहिए? डॉक्टर वायर मीणा क्या कहेंगे इस बारे में? जायद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो गर्मी के समय में खासकर हम जो फसलें उगाते हैं, विशेषकर उसमें सब्जियों की फसलें काफ़ी जायद में होती हैं, जैसे लौकी है, तोरी है, कद्दू है, टिंडा है। ये मतलब कुकरबिट्स बोलते हैं इनको हम, कुस्मांड कुल की सब्जियां, इसको काफ़ी तादाद में हम उगाते हैं। इसके अलावा समर मूंगर इस तरीके की फसलें, दलहन फसलें भी कुछ होती हैं। कई जगह स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न ये भी लगाते हैं। तो इन सब के लिए वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है गर्मी के मौसम में। इसके बाद में खरीफ मौसम चालू हो जाता है। तो उसके लिए भी बीज की, जैसे डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा, बीज एक आधार है किसी भी कृषि की प्रक्रिया जो हम अपनाते हैं। अगर बीज सही होगा तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक उम्मीद रहती है कि आपको जो उत्पादन मिलने वाला है वो अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। तो बीज एक तरीके से प्रमुख घटक है कोई भी खेती क्रिया जो हम करते हैं उसका। और किसान भाइयों को मैं सिर्फ ये सलाह देना चाहूँगा कि आप विश्वसनीय सोर्स से प्रमाणित बीज लें जी। और आपके क्षेत्र विशेष के लिए जो किस्मों की सिफारिश की गई है, चाहे वो सब्जी वाली फसलें हों या जायद की दूसरी फसल हो, उन सब की आप पहले से जानकारी लें कृषि अधिकारियों से या आपके क्षेत्र में जो भी कृषि विभाग के लोग हैं उनसे। और उसके बाद में पहले ही आप सुनिश्चित कर लें कि आपको किस जमीन में कौन सी फसल उगानी है और उसकी किस किस्म को अपनाना है आपको। तो वो बीज आप ले सकते हैं, प्रमाणित जगह से लें। बीज का बिल जरूर लें। अगर कल को आपकी नकली बीज निकल गया या आपकी फसल में कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं और आप जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर वायर मीणा जी ने कहा कि अपने क्षेत्र के अनुसार ही जो किस्में हैं उन्हीं का चयन करना चाहिए, उन्हीं बीजों का चयन करना चाहिए जिससे आगे चलकर अच्छी फसल हो सकती है। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है डॉक्टर कुम्हारे, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्र अनुसार अगर हमारे किसान चुनाव नहीं करेंगे तो क्या फसल उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ता है? हाँ, इस मैडम बीज को कहा जाता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसानों के लिए। और एक कहावत है कि सुबीजे
सुक्षेत्रे जायते विदिते। और इससे किसानों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है और अच्छे क्षेत्र में अच्छा बीज अगर जाता है तो अच्छी उपज प्राप्त होती है जी। और ये जो बीज का जो जी वैरायटी रिलीज होती है जी उसका एक अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग वैरायटी रिलीज होती है और उस क्षेत्र की अगर वैरायटी उस क्षेत्र में अगर नहीं लगाई जाए तो फिर उसका उपज कम होता है। तो किसान भाई से मैं अनुरोध करूंगा जिस क्षेत्र के लिए जो प्रजाति रिलीज हुई हो उस क्षेत्र में ही वो उस वैरायटी का प्रयोग करें ताकि जो है उस जो संभावित जो उपज है पोटेंशियल जो उत्पादन है उस प्रजाति का वो मिल सके। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लिए जो किस्म अनुमोदित है उसी का ही आप चयन करें, क्योंकि आपके क्षेत्र के लिए ही वो किस्म तैयार की गई है, विकसित की गई है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसान दूसरे किसान से प्रभावित होकर वो कदम उठा लेते हैं जो दूसरे किसान ने किया होता है। ऐसे में डॉक्टर चंद्रमोहन क्या कहेंगे आप, अगर एक किसान ने कहीं किसी क्षेत्र से लेकर के आए हैं, उन्होंने बीज लगाया है और उन्हें अच्छी उपज मिल गई है, दूसरे किसान ये नहीं सोचेंगे कि अरे मैं अपने क्षेत्र के लगाऊं, वो उनसे प्रभावित होकर वही बीज का चयन कर लेंगे लेकिन उन्हें फसल अच्छी नहीं मिलेगी। ऐसे में हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम, जैसा आपने बताया कि जो चुनाव तो जो क्षेत्र संबंधित प्रजातियों का ही किया जाना चाहिए, लेकिन किसान जैसा आप कह रहे हैं कि आसपास के किसानों से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जो क्षेत्र के बड़े किसान होते हैं वो अग्रणी होते हैं, वो ज़्यादातर अच्छी फसलों का चयन निकटवर्ती है जो उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे प्राप्त करके अच्छी प्रजाति का चयन करके बोते हैं और उससे प्रभावित होकर छोटे किसान उनसे आगे उन प्रजातियों का चयन करके अपने खेत में बोते हैं। तो वो जो रिकमेंडेड प्रजातियाँ उन्हीं का चयन करके अपने खेत में बोएं, अन्यथा उनको हो सकता है वो प्रजाति उसमें खेत में परफॉर्म तो कर जाए लेकिन उसकी जो उपज है उतनी ना आए, जिससे किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है और उनको आगे चल के घाटा भी हो सकता है। तो अमूमन यही रिकमेंड किया जाता है कि जो वैरायटी जिस क्षेत्र की रिकमेंडेड है उसको प्रयोग करते ही अपनी उपज और जो भी उसकी निर्धारित पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है उसको यूज़ करते हुए सारी कीटनाशक दवाइयाँ, सारे फर्टिलाइजर्स उसी डोज के हिसाब से यूज़ करते हुए उन प्रजातियों का चयन करके बोएं ताकि उनको सब भरपूर मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सके। बिल्कुल। तो हमारे किसानों को अन्य किसानों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद जागरूक यहाँ पर होने की ज़रूरत है, जिससे वो क्षेत्र अनुसार प्रजातियों का चयन करें, अच्छे बीज की खरीदारी करें और आगे चलकर ये सुनिश्चित कर लें कि वो अच्छी पैदावार हासिल कर पाएंगे। अब जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर अच्छी बीज की खरीदारी की, तो इसको लेकर डॉक्टर मीणा आपसे हम राय लेना चाहेंगे। बिल्कुल, आपकी सलाह बहुत ही बढ़िया है और ख़ासकर जैसे हम अच्छे बीज की अगर बात करते हैं, विश्वसनीयता की बात करते हैं, तो हम सिफारिश करते हैं जैसे राष्ट्रीय बीज निगम है, ऐसे ही राज्यों के अपने बीज निगम हैं, या हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके देश में लगभग 140-45 संस्थान हैं, वो भी कुछ हद तक बीज उपलब्ध कराते हैं, वो अनुसंधान कार्य करते हैं। और क्षेत्र विशेष के हिसाब से कृषि विश्वविद्यालय भी देश भर में करीब 80 के आसपास कृषि विश्वविद्यालय आज की तारीख में हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अनुसंधान करके सिफारिश करते हैं, वैरायटी रिलीज करते हैं कि किस क्षेत्र के लिए कौन सी किस्में बेहतर हैं। और कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं उपलब्ध करा पाते, लेकिन कुछ हद तक बीज वो भी उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है प्रमाणित बीज लें और विश्वसनीय सोर्स से लें और अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से जो किस्में सिफारिश की गई है वो लें। बिल जरूर लें, बिल को अपने पास संभाल के रखें और जो कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं बीज को कब लगाना है, कितना उसके लिए उस समय टेम्परेचर होना चाहिए, क्या क्या कृषि क्रियाएं बीच में करनी है, अगर उचित तरीके से आप उसको प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी अच्छी बेहतर पैदावार मिल सकती है और कम से कम क्षेत्रफल से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, आमदनी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा बीज आपको खरीदना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कहाँ से खरीदारी करनी है। इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी है। बिल आपको ज़रूर लेना है, आगे चलकर अगर कोई भी त्रुटि होती है तो आपको नुकसान की भरपाई यहाँ पर हो जाएगी। उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, हमारे विचार विमर्श को जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं जायद और खरीफ में बीज की उपलब्धता के बारे में। हमारे विशेषज्ञ विस्तृत जानकारियां साझा कर रहे हैं हमारे सभी दर्शकों के साथ। अभी तक बहुत अहम जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, लेकिन आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और भी ज्यादा हम बातें यहां पर जानते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात हुई थी कि बिल लेना बहुत जरूरी है। अगर आगे चलकर किसी कारणवश जो हमने अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लिया है वो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी हुई, हमारे किसान को नुकसान उठाना पड़ा, तो भरपाई के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में डॉक्टर कुम्हारे आपसे जानना चाहेंगे। अगर किसान भाई अगर बीज ले जाते हैं किसी संस्थान की तरफ से, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, नेशनल बीज निगम है, या स्टेट बीज निगम है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर बिल नहीं ले जाते हैं तो आपका दावा जो अगर बीज ले जाए और बीज के अच्छा नहीं हुआ खेत में फॉर एग्जांपल, तो आपका तो सारी जो नुकसान हो जाएगा बहुत जी। तो अगर बिल फिर आप किसको दिखाने जाएंगे? अगर बिल आपके पास में रहेगा तो आप उस संस्था के पास जाके आप बता सकते हैं कि ये बीज में ये खराबी है। अगर आप बिल नहीं लेते हैं तो फिर आपका दावा उसमें नहीं आता है। बिल्कुल, तो ऐसे में बिल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आगे चलकर आपको यहाँ पर मदद मिल सके, सहयोग मिल सके। और ये सहयोग किस तरह का होता है? अगर हमारे कोई किसान किसी तरह की ऐसे नुकसान को झेल रहे हैं, भरपाई चाहते हैं, तो डॉक्टर चंद्रमोहन उनका कदम क्या होना चाहिए? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अगर बिल प्राप्त करते हैं, बिल प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य है। साथ साथ जो उसका जिस भी बैग में वो बीज पैक है उसको संभाल के रखें। उस पे जो प्रमाणीकरण का जो टैग लगा हुआ उसको फाड़ के रख लें और बिल रख लें। अगर जिस प्रकार का भी अगर कोई दावा क्लेम करते हैं कि अगर वो बीज उपजा नहीं है या बीज का नुकसान हो गया है, कोई कीड़ा लगा हुआ है या घुन लगा हुआ है या किसी तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो जाके उस संस्था से अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और उसका जो बीज के जो प्राइस है वो उसको रिम्बर्समेंट करने का प्राविधान है। और आगे चल के अगर वो फसल भी खराब हो जाती है तो वो भी अपने कृषि अधिकारी, जो जिला कृषि अधिकारी, उनसे भी शिकायत कर सकते हैं और संबंधित संस्था से ये कोशिश की जा सकती है कि जो किसान को गलत बीज उगाने से नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो संस्था करे। तो ताकि इसीलिए ये बीज का जो बिल है, टैग है और ये बैग रखना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों का, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की क्या भूमिका रहती है डॉक्टर वायर मीणा, कि हमारे किसानों को जो है नुकसान की भरपाई पूरी तरह से हो सके? नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जी, और लगभग 400 के आसपास जो सीड इंडस्ट्री के लोग हैं या कंपनियां हैं वो उसकी मेंबर हैं जी। तो एक तो समय समय पर हम लोग जागरूकता इसके बारे में कर देते हैं जी, और हमारे जो कंपनीज हैं वो भी अपने आप में अवेयरनेस के अभियान चलाती हैं। लोगों को जो भी वो बीज का उत्पादन करती हैं उनके बारे में जानकारी देना, किसानों के जानकारी देने के लिए कार्यक्रम कराना। और बीज उत्पादन में जैसे कि डॉक्टर चंद्रमोहन से भी मैं चर्चा कर रहा था,
आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लगभग 65 से 70% तक जो बीज है वो उच्च गुणवत्ता के वो प्राइवेट सेक्टर से ही आते हैं। तो उनको काफ़ी ज्ञान होता है, रिसर्च और अनुसंधान का कार्य भी वो करते हैं, अपनी किस्में विकसित करते हैं और सरकार के साथ मिल करके, क्योंकि किस राज्य में किस फसल का कितना बीज चाहिए, ये सारा कार्यक्रम हमारा जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बीज विभाग है वो समय समय पर राज्यों के साथ मीटिंग करके और उनसे आंकड़े जुटा के राज्यों की स्थिति मतलब पहले तय कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किस राज्य में किस बीज की कितनी आवश्यकता होगी। उसके हिसाब से ये सीड कंपनियां फिर उसी हिसाब से अपना बीज उत्पादन करके और राज्यों में वो सप्लाई करते हैं, कहाँ कितनी डिमांड है। तो कहने का मतलब जो आपूर्ति है बीज की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है हमारे नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की या दूसरे जो भी संगठन हैं बीज से संबंधित, और जो कंपनियां हैं वो सब मिल करके प्रयास करके उच्च गुणवत्ता के बीज तैयार करके किसानों तक सही समय पर सही तरीके का बीज पहुंचाना, उसको किस तरीके से उगाना है। और कहीं कोई कमावेशी बीज में अगर है तो अभी तो साथी पोर्टल एक कृषि मंत्रालय ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने उसको चालू किया है और आवश्यक है कि कोई भी किस्म अगर कहीं भी जाएगी उसका पूरा मॉनिटरिंग उस पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। उस पर मतलब इस तरीके की प्रक्रिया होगी कि आप कहीं भी जाएगा, फेल होगा, मान लो बार कोड उस पर रहेगा, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, किस जगह से किसान तक पहुंचा, तो निश्चित तौर पर उसको जो भी गलत होगा, जिसने चीट किया है या गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसको सजा दी जा सकती है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बहुत बड़ा एक कार्य किया है और निरंतर रूप से इसमें काम चल रहा है कि उसको और बेहतर बनाया जाए, जो भी कमियां हैं फीडबैक लेके उनको दुरुस्त किया जाए और मॉनिटरिंग इस तरीके से की जाए कि बीज पैदा होने से लेकर किसान के खेत तक पहुंचने तक कहाँ गया है, कैसे गया है, और अगर कोई फॉल्ट उसमें है तो निश्चित तौर पर जो गलती जिस कंपनी ने की है या जो उत्पादन किया है वो गलत तरीके से हुआ है तो उसको सजा कैसे दी जा सकती है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि मंत्रालय द्वारा, नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है कार्य किया जा रहा है। किसानों तक सही, अच्छा और स्वस्थ बीज पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। किसानों की मदद करने के लिए देखिए हर संभव हम कह सकते हैं कदम उठाए जा रहे हैं कि हमारे किसानों को अच्छी उपज मिल सके, हमारे किसान प्रगति के पथ पर आगे चल सके, इसके लिए हर कोशिश हो रही है। तो ऐसे में हमें भी यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है कि प्रमाणित बीज ही हम खरीदें, एक प्रमाणित संस्थान से ही बीज की खरीदारी करें और बिल लेना हमें भूलना नहीं है। बीज प्रामाणिक है और सही है, ये कैसे सुनिश्चित होता है, इसके बारे में डॉक्टर कुम्भारे आप क्या कहेंगे? बीज अगर खरीदते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि उसमें जब प्रमाणिक बीज है तो उसका टैग लगा है नहीं लगा है जी। और टैग के साथ में उसमें उसकी बीज की शुद्धता, उसके साथ में उसका अंकुरण क्षमता कितनी है, ये सारा डिटेल्स, उसका कौन से लॉट नंबर में, कौन से फील्ड नंबर में ये उपज किया गया था, उसके बाद में प्रोसेसिंग कब की गई थी, उसकी डेट ऑफ पैकिंग कब है, उसके साथ कौन से संस्थान ने इसको बनाया है, कब बनाया है, सीड ट्रीटमेंट किया है नहीं किया है, कौन से दवा का उपयोग किया है सीड ट्रीटमेंट के, ये सारी जानकारी उसमें टैग में रहती है और वो टैग हमें अपने साथ रखना चाहिए और वो आगे के लिए जैसे डॉक्टर चंद्रमोहन ने भी जिक्र किया था कि वो टैग होना चाहिए और बिल होना चाहिए, तभी नुकसान की जो भरपाई है वो हमारे किसानों को पूर्ण रूप से हो सकेगी। तो प्रमाणीकरण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक टैग लगाया जाता है जिसके अनुसार आपको जानकारी मिल जाती है कि आपका जो बीज है वो सही और अच्छी गुणवत्ता वाला यहाँ पर है। हमारे देश में अब किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है इस ओर कि वो भी बीज का उत्पादन करें। कई किसान इस दिशा में आगे बढ़े हैं और सफल भी हो रहे हैं। ऐसे में जब हमारे किसान बीज का उत्पादन करते हैं तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और वो किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? डॉक्टर चंद्रमोहन, इस पर क्या कहेंगे आप?
जो किसान भाई हमारा के बीज उत्पादन में जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं जिनके पास अपने बीज के फार्म उपलब्ध नहीं हैं वो किसानों के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम कराती है। हमारी राष्ट्रीय बीज निगम है और जो हमारे राज्य के बीज निगम है या प्राइवेट हमारी कंपनियां हैं जो प्रमाणित बीज उत्पादन कराती हैं वो ज़्यादातर किसानों के माध्यम से कराती हैं। उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट होने के बाद उनको वो या तो प्रजनक बीज या आधारीय बीज देती है जिससे कि वो अगले प्रजनक से आधारीय और आधारीय से प्रमाणित बीज उत्पादन कर सकते हैं और उसको वो खरीद लेती है उच्च दर पे एमएसपी से ऊपर वो उस किसानों से खरीद लेती है। तो किसान भाई जो बीज उत्पादन में अपना योगदान देते हैं तो उनको कुछ मुनाफा भी ज़्यादा होता है जो सामान्य फसल उत्पादन से। और जो भी किसान भाई इस बीज उत्पादन के कार्य से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत तकनीकी कार्य है तो उसकी ट्रेनिंग ले, जो भी संस्था इसको कराना चाहती है, जो भी आपके क्षेत्र में जो संस्था है जैसे कोई राज्य बीज निगम है या राष्ट्रीय बीज निगम है या और भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पे और भी बहुत सारी संस्थाएं जैसे नेफेड है, IAFDC है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड है, क्रिबको है, ऐसी और भी बहुत सारी संस्थाएं जो विभिन्न राज्यों में जाके बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से बीज उत्पादन कराती हैं और वो ज़्यादातर किसान भाई हैं उनके माध्यम से कराती हैं। तो किसान भाई जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है जो बड़े रकबे में बीज उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि जो बीज उत्पादन का जो कार्य है वो बड़े रकबे में करना ज़्यादा लाभकारी रहता है और ज़्यादा किफ़ायती रहता है। तो ऐसे किसान उनसे जुड़ सकते हैं। छोटे किसान भी जुड़ सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे छोटे किसान में रकबा कम होता है तो छोटे किसान भी इस तरह का बीज उत्पादन कर सकते हैं और उनको उसमें लाभ भी अर्जित होता है और बहुत सारी तकनीकी जानकारी भी प्राप्त होती है कि आगे उसकी गुणवत्ता कैसे बनाए रखनी है, कैसे उसका उत्पादन करना है, कैसे प्रमाणीकरण में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कैसे उसकी शुद्धता मेंटेन करी जाती है, कैसे अनवांछित पौधों का निराकरण किया जाता है, कैसे उसकी छटाई होती है, कैसे उसकी बैगिंग होती है। तो सारी जानकारी वो संस्था भी देती है और उससे तकनीकी ज्ञान भी किसान का बढ़ता है और वो राष्ट्रीय कार्य में योगदान देने का भी कार्य करते हैं। बिल्कुल, तो किसान फसलों का उत्पादन करके तो अपनी आमदनी अच्छी कर ही सकते हैं, लेकिन अगर बीज उत्पादन से जुड़ जाए तो अपनी आमदनी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हमारे किसान जब बीज की खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर भी सकते हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर मीणा? बिल्कुल, कई बार गलती हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा, केंद्र सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इन कार्यक्रमों को लागू करने से पहले आंकलन करता है जी। राज्य सरकारों के साथ मीटिंग होती है। राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य में किन बीजों की कितनी आवश्यकता किसान भाइयों को आने वाले सीजन में पड़ने वाली है उसका आंकलन करती है और कहाँ से वो सीड उपलब्ध होगा ये सारा आंकलन करके राज्य सरकार के पास, क्योंकि सप्लाई पूरी तरह से राज्य सरकार मॉनिटर करती है और किसानों को कोशिश होती है कि उनको समय से, जैसे चंद्रमोहन जी बता रहे थे, 1 महीने पहले कम से कम जहां भी सीड के आउटलेट्स हैं वहां पर सीड उपलब्ध हो जाता है। तो किसान भाइयों को निश्चित तौर पर जागरूक रह के अपने क्षेत्र विशेष के लिए कौन सी किस्में सिफारिश की गई है उनको ले करके और संपर्क करके बीज खरीद लेना चाहिए। तो सबसे पहले आंकलन की बात है, आने वाले सीजन में कितना बीज किस फसल का लगने वाला है वो किसान भाइयों को पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए। उनके क्षेत्र में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां से वो अच्छी गुणवत्ता के बीज ले सकते हैं, संपर्क करके पहले ही लेके, महीने भर पहले 20 दिन पहले वो रख लें, सुनिश्चित कर लें। और जैसे ही, क्योंकि अभी ये खरीफ का सीजन आएगा, खरीफ सीजन में विशेषकर वर्षा आधारित खेती होती है जी। और मानसून कभी कभी पहले भी आ जाता है, थोड़ा कभी लेट भी होता है और 2-4 दिन अगर किसान भाई को बीज नहीं मिलता है और बारिश होगी, उसके बाद थोड़ा सूखा आ जाता है, उसमें अगर सीड लगाते हैं तो वो जर्मिनेशन नहीं होता। तो प्रॉपर टाइम पे तभी वो लगा सकते हैं जब उनके पास बीज उपलब्ध होगा। जैसे ही बारिश आती है वो अपने खेत में बिजाई करके और उसको चालू कर सकते हैं खेती की प्रक्रिया को। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और किसान पर अनावश्यक रूप से प्रेशर नहीं आता और अच्छी गुणवत्ता का बीज होने से वो दूसरे जो कार्य है उनको निर्विवाद रूप से मतलब कर सकते हैं। बुआई समय से करेंगे तो निश्चित तौर पर जर्मिनेशन अच्छा होगा, फसल अच्छी आएगी। नहीं तो कई बार होता है आप थोड़ा लेट हो गए और ज़मीन में नमी बराबर नहीं है तो आपका जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा। कभी कभी किसानों को फिर बुआई रिपीट करनी पड़ती है, खासकर खरीफ के सीजन में ये होता है। जायद में ज़्यादातर जहाँ किसान भाई पैदावारी लेते हैं वो सिंचाई की कोई ना कोई व्यवस्था रखते हैं या रिवर बेड कल्टीवेशन होता है, कई जगह नदियाँ निकल रही हैं, उसके आसपास जायद की फसलें किसान भाई लेते हैं।
अन्यथा सिंचाई की कोई न कोई व्यवस्था होती है, उससे जायद की पैदावार ली जाती है। जैसे डॉक्टर वायर मीणा जी ने कहा कि ये बहुत छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमारे किसान भाइयों बहनों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो सके और आगे चलकर वो अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। तो बिल्कुल ऐसी ही हमारी चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आपको ही मजा आए, देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महाचौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोग गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं जायद और खरीफ में बीज की उपलब्धता के बारे में। हमारे विशेषज्ञ लगातार जानकारी दे रहे हैं कि हमारे किसानों को किन तरह की सावधानियों को बरतना चाहिए, कब बीज की खरीदारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ताकि हमारे किसान स्वस्थ बीज की खरीदारी करें और आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सके और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सके। लगातार हम बात कर रहे हैं कि हमारे किसानों को क्या कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर चंद्रमोहन जी ने कहा था कि जब हमारे किसान बीज अच्छा ले लेते हैं तो उसके बाद बीजोपचार भी कर ले। तो जब हम प्रमाणित बीज खरीदते हैं तो उसमें बीजोपचार करना जरूरी होता है। इसको लेकर डॉक्टर कुम्हारे क्या कहेंगे आप? कभी कभी प्रमाणित बीज जो खरीदते हैं तो उसमें सीड ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है जी, और उसमें सीड ट्रीटमेंट का जो दवा की जो पाउच है उसमें डाला जाता है जी। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम पैकेट खोलते हैं बीज का तो उसमें सीड ट्रीटमेंट किया हुआ है या नहीं है। अगर पैकेट है तो हमें सीड ट्रीटमेंट करके ही बोना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर ज़रूरत है तो हमें बीजोपचार ज़रूर करना चाहिए। अगर बीजोपचार नहीं करेंगे तो बीज जनित बीमारियां आ जाएंगी जिससे भी फसल प्रभावित हो सकती है। तो डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजोपचार के महत्व के बारे में भी मैं चाहूँगी आप हमारे विशेषज्ञों को, माफ़ कीजिएगा, दर्शकों को जानकारी दें। डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे अगर कोई बीज उपचारित पहले से उपचारित करके दिया हुआ है तो उसमें ज़्यादातर सफ़ेद सी परत जो केमिकल की होती है वो दिखाई दे जाती है। अगर नहीं है तो उसको, जैसा साहब सर ने बताया कि पैकेट खोल के घोल बना के जैसा जो उसमें जो प्रक्रिया बताएगी उसी हिसाब से करें और उसकी फिर बुवाई करें। अगर जो भी बुवाई के समय जो कीट लगते हैं, फंगस आती है, उससे अगर बीज को वो खा जाते हैं या उसका सड़ा देते हैं, उस चीज़ से वो या किसी भी तरीके का रोग जो बीज जनित है वो जो खेत में जाके ना फैले और बीज का जो जर्मिनेशन है वो प्रॉपर हो सके, बीज फील्ड लेवल पे सोइंग करते ही ख़राब ना हो जाए, उसके लिए सीड का ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है। अगर सीड ट्रीटमेंट करके किसान बोते हैं तो जो जर्मिनेशन है वो भी अधिक मिलती है कि उसमें खेत में, और उसकी बढ़वार भी अच्छी होती है, और जो बीज जन्य रोग है उनसे भी जो शुरुआती जो फसल का बढ़ाव है उसमें रोकथाम काफ़ी मिलती है। तो बीज उपचार करके ही बोना चाहिए ताकि आगे चल के किसी भी तरीके की समस्या बीज जनित रोग से किसानों को ना देखने को मिले।
बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो डॉक्टर चंद्रमोहन ने आप तक पहुंचाई है। बिल्कुल, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, खरीफ और जायद का मौसम आ रहा है, ऐसे में हमारे किसानों को अच्छा बीज मिल सके और हमारे किसान जो है अच्छी उपज हासिल कर सके। ऐसे में जानना चाहेंगे डॉक्टर मीणा, क्या आने वाले समय के लिए किसी नई प्रजाति, किसी नए बीज को विकसित करने की भी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं किसी फसल की? जी बिल्कुल, आमतौर पर जितनी भी फसलें हैं निरंतर रूप से हमारे कृषि वैज्ञानिक या कृषि विश्वविद्यालयों के जो स्टाफ है वो डेवलप करते हैं नई नई किस्में, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी फसल हो, कोई ना कोई नई किस्में आती हैं, पुरानी किस्मों को फिर छोड़ दिया जाता है, उनमें और सुधार किया जाता है। आजकल जैसे जलवायु परिवर्तन की बात है, ड्रॉट टॉलरेंट है या हीट रेसिस्टेंट, इस तरीके की किस्मों का आपने एक बार देखा होगा 4-6 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने पूसा संस्थान में जाके 109 जो किस्में हैं पूसा संस्थान की विकसित की गई उनको रिलीज किया। तो ये निरंतर प्रक्रिया है अनुसंधान की, और विश्व में हमारा जो अनुसंधान का नेटवर्क है मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है, और बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय 140 के आसपास हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके संस्थान निरंतर रूप से जो सब्जियों का केंद्र है या इंस्टीट्यूट है वो सब्जियों की किस्में निकालते हैं, फसलों के अलग अलग फसलों के हमारे संस्थान हैं। तो कृषि वैज्ञानिक निरंतर रिसर्च करते हैं किस किस्म में क्या क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत किसान भाइयों को आ रही है। किसान भाई से जो फीडबैक मिलता है वैज्ञानिकों को किस्मों के बारे में, उसको फिर उसमें सुधार किया जाता है, भाई ये दिक्कत है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और हर सीजन में कोई ना कोई नई किस्में आती हैं, और इसलिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा वो अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या आपके आसपास कोई संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय है, तो विस्तार के जो कर्मचारी हैं या सब्जी और फसल विभाग के, उनके संपर्क में रहें। आपके क्षेत्र के लिए जो भी सिफारिश की जाती हैं किस्में, कोशिश करें कि आप उन प्रजातियों को अपनाएं और कम से कम संसाधनों से ज़्यादा आप अपनी खेती किसानी से लाभ लेने में सक्षम हों। बिल्कुल, तो देखिए नई किस्में, नई प्रजातियां यहाँ पर लगातार लाई जाती हैं हमारे किसानों की मदद के लिए ही, उनके विकास के लिए ही। अब हमारे किसानों को भी यहाँ पर जागरूक होना होगा। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर कहा कि हमारे किसानों को कृषि अधिकारी हो, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनके संपर्क में यहाँ पर रहना चाहिए। तो उनके संपर्क में रहकर हमारे किसानों को क्या फ़ायदा मिलता है? डॉक्टर कुम्भारे, इस पर आप क्या कहेंगे? वैज्ञानिकों से या कृषि वैज्ञानिकों से या जो अधिकारी है उनसे अगर आप हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे तो नई नई प्रजाति है संस्थान ने जो निकाली है, जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परिषद के संस्थान है, ICAR के संस्थान है, राष्ट्रीय बीज निगम है, स्टेट बीज निगम है, और कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पे जो भी वैरायटी डेवलप होती है वो उसकी जानकारी सारे किसान भाइयों को मिलेगी। और आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, इसमें भी बहुत सारी जानकारी, यूट्यूब में जानकारी मिलती है। तो इनसे आप कार्यरत रहे। पूसा संस्था ने बहुत सारी नई नई प्रजातियाँ विकसित की है। अभी रिसेंटली पिछले साल पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979 ये वैरायटी निकाली हुई है, और ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, खरपतवार सहिष्णु, और ये DSR जो सीधी धान की बुवाई के लिए बहुत अच्छी किस्म है, और उसके बीज हमारे पूसा संस्थान में अवेलेबल है। और अभी आने वाले जो पूसा कृषि विज्ञान मेला जो 22 से 24 फरवरी के बीच में होने वाला है, उसमें पूसा बासमती की बहुत सारी किस्में हमारे किसान भाइयों को मिलेगी। साथ साथ जायद के फसलों के लिए मूंग है, उसके साथ मूंग की बहुत अच्छी 60 से 65 से 70 दिनों के बीच में जो होने वाली पैदा होने वाली जो मूंग की किस्में हैं, उसके साथ सब्जी की फसलें हैं, जायद में और खरीफ में होने वाली, ये सारी बीज की जो उपलब्धता भी हमारे
संस्थान में और पूसा मेला में भी बीज के लिए उपलब्ध रहेगी। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वैज्ञानिक लोगों से संपर्क में रहे ताकि नई नई जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। बिल्कुल, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पूसा मेला एक बहुत ही भव्य यहाँ पर कह सकते हैं आयोजन होता है, जहाँ पर देश भर से किसान आते हैं, बीजों की जानकारी लेते हैं, बहुत सारी खेती किसानी से संबंधित उन्हें जानकारी और जागरूकता यहाँ पर मिलती है। तो बीजों की उपलब्धता, खरीदारी की बात करें, नई किस्मों की जानकारी की बात करें, किसान मेले उसमें क्या भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किसान मेले हर क्षेत्र में लगाए जाते हैं। इस पर डॉक्टर चंद्रमोहन क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसान मेला एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है जिससे किसान भाई एक जगह इकट्ठा होकर उस क्षेत्र में जो भी रिसर्च अनुसंधान जो भी इंस्टीट्यूट है वो उसका आयोजन करता है और वहाँ के जो किसान आते हैं उससे जुड़े होते हैं। उसमें प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, उसमें जो वैज्ञानिक जो उसका डेवलपमेंट करते हैं प्रजातियों को खुद अपने सामने उनकी जो विशेषताएं किसानों को बताते हैं। और जो विगत वर्षों में कोई भी किसान नई प्रजातियों का चयन इसलिए करता है कि जो भी उसको समस्या उस क्षेत्र में आ रही होती है या किसी तरीके रोग की समस्या है या किसी तरीके का उस फसल में कोई फेलियर हो जाता है या किसी तरीके की कोई भी नुकसान होता है, तभी वो नई प्रजातियों पे जाना चाहता है। तो जो भी नई प्रजाति अगर वो वैज्ञानिकों से या मेलों के माध्यम से जो भी विस्तार के जो हमारे माध्यम उनसे जुड़ा रहता है, तो नई नई प्रजातियाँ जिनमें जो नई नई गुण किसानों जो वैज्ञानिकों द्वारा डाले गए हैं उसकी जानकारी किसानों को तुरंत मिलती रहती है, ताकि वो तुरंत इन्हीं विस्तार के माध्यम से किसानों को जानकारी मिलती है। इसमें मेला एक बहुत ही लंबे समय से जो ऐसा माध्यम है जो किसानों को इस तरह की जानकारी देता आ रहा है। और जैसे कि डिजिटल जो भी माध्यम है हमारे, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, उसके माध्यम से भी किसानों को जानकारी मिल रही है। तो किसान मेलों की ये जो योगदान है बहुत ही शुरुआत से रहा है एक विस्तार की जो नींव रखने में, जिसके माध्यम से किसानों को बहुत सी जानकारियां सही समय पर सीजन स्टार्ट होने से पहले मिलती रही हैं और आगे भी हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं वो देते रहेंगे। बिल्कुल, तो किसानों में जागरूकता लाने में और किसानों को आगे बढ़ाने में किसान मेले बहुत ही अहम भूमिका निभाते आए हैं और आगे भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि किसान मेले का आयोजन होता रहेगा और हमारे किसान उससे जुड़ते रहेंगे। किसान मेले में बीज की खरीदारी करना हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है डॉक्टर वायर मीणा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो किसान मेले होते हैं आमतौर पर सरकारी संस्थान हमारे जितने भी हैं वो तो कराते ही हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी समय समय पर मेले कराते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भी जिले स्तर पर किसानों की गोष्ठियाँ, सेमिनार, मेले ये आयोजित करते हैं। तो कई तरीके से किसान मेले किसानों को लाभान्वित करते हैं। एक तो उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है जी। जो किस्में, जैसे पूसा संस्थान मेले की बात अभी चल रही है, वहाँ पर जिन किस्मों की संस्थान के वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं वो मेले के समय लगी हुई होती हैं। किसान प्रत्यक्ष रूप से उनको देखते हैं। उन्हीं किस्मों के बीजों को हमारे वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि इनको लगाइए तो आपको इतना बेनिफिट होगा, आपको 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर से कितनी आमदनी या उत्पाद मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर एक किसानों को जो विश्वास बैठता है कि ये वैज्ञानिकों ने करके देखा है और इसमें अगर इतनी उपज है तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ भी हम लगाएंगे तो हमें वो मुनाफा मिलेगा। और विश्वसनीयता रहती है, कृषि वैज्ञानिक पैदा करके वहीं से आप ले रहे हैं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है। इसके अलावा प्रश्नोत्तर जो किसान गोष्ठी होती है उसमें किसानों की जो भी शंका है, जो समस्या है, उसके सवाल वो वैज्ञानिकों से करते हैं और वैज्ञानिक सीधे तौर पर उसका जवाब देते हैं। और कृषि साहित्य भी किसान भाइयों को काफ़ी हद तक वहाँ पर उनकी अपनी भाषा में, हिंदी या जो भी भाषा में जहाँ भी मेला हो रहा है उपलब्ध होता है, फ्री में आमतौर पर देते हैं। तो किसान गोष्ठी के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से डेमोन्स्ट्रेशन देखने के माध्यम से उनको उनकी जो भी शंका है उनका समाधान हो जाता है और वहाँ से वो वैज्ञानिकों से अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। कहीं कोई खेती किसानी में उनको कभी कोई शंका हो, कोई दिक्कत हो तो वो फ़ोन करके उनसे वैज्ञानिकों से सलाह ले लेते हैं। तो टेलीफोनिक एडवाइजरी, इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी आजकल हमारे संस्थान देते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसका भी एक टोल फ्री नंबर है, किसान कॉल सेंटर। किसान भाई साल के 365 दिन सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक सीधे किसान अपनी जो भी समस्या हो उसकी चर्चा करते। फार्म टेली एडवाइजर होते हैं वहाँ, कृषि के स्नातक और इसका मतलब MSc PhD किए हुए बच्चे वो जवाब देते हैं किसानों को। तो फ्री, उसका कोई खर्चा नहीं होता। और नंबर है 1800 180 1551। इस पर जब भी उनको कोई दिक्कत हो, खेती किसानी की कोई सलाह लेनी हो, तो हमारे फार्म टेली एडवाइजर जो कृषि
मतलब किसान कॉल सेंटर पर बैठते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। उनको उन्हीं की भाषा में, मतलब हमारी 22 जो प्रमुख भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सभी उसी भाषा में उनको जवाब मिलता है। तो किसानों को सारी चीज़ें उससे समझ में आती हैं। और जवाब देने के बाद में एक टेक्स्ट मैसेज भी जाता है, तो उसको अगर किसान कुछ भूल भी गया थोड़ा बहुत, तो वो पढ़ के अपने बच्चों से पढ़ा के उस चीज़ को रिकॉल कर सकता है। तो कहने का मतलब सरकार के कई तरीके से प्रयास हैं कि किसान भाइयों को पूरी जानकारी दी जाए, अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएं, और उनके पास जो भी संसाधन है वो बेहतर उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खेती किसानी से लाभान्वित हो सके। बिल्कुल है। तो देखिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव यहाँ पर प्रयास कर रही है। जागरूकता उनमें लाने के लिए कई तरह के माध्यमों से किसानों तक जानकारी पहुँचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो यहाँ पर हमारे विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दे दी है कि किस तरह से हमारे किसान अच्छे बीज खरीद सकते हैं, अपनी अच्छी गुणवत्ता वाली उपज को सुनिश्चित कर सकते हैं। खरीफ और जायद में हमारे किसान अब बीज की तैयारियां करनी शुरू कर रहे हैं, आगे अच्छी फसल वो ले सके। इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर कुम्भारे आप हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को? किसान भाइयों को मैं यही बताना चाहूँगा कि जायद और खरीफ की फसलों के लिए अच्छे प्रमाणित बीज का चुनाव करें। और प्रमाणित बीज ही एक आपके जो उपज की या आपके खेती की आधारशिला होती है। और अच्छा बीज अगर आप चुनते हैं तो उसी से आपका जो है उत्पादन बढ़ता है। और अच्छा बीज अगर आपने खरीद लिया तो आपके 80% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। बाकी का तो आपको खेती का मैनेजमेंट ही करना है, सिंचाई करनी है और खरपतवार नियंत्रण वगैरह करने के बाद में आपको जो है उपज की प्राप्त होती है। इसलिए आपको प्रमाणित बीज आपको अच्छे सोर्स से मिलना बहुत ज़रूरी है। वो ध्यान रखें कि आप जो बीज आप बोना चाहते हैं या खेती में लगाना चाहते हैं तो वो एडवांस में आपको खरीद के रखें और समय पर उसकी बुवाई करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा खेती से आपको प्राप्त कर सकते हैं, मिल सके। बिल्कुल, हमारे किसान और भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, उन्हें मुनाफा अच्छा मिल सके। इसके लिए अंतिम टिप्पणी डॉक्टर चंद्रमोहन आपसे भी लेना चाहेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि अच्छी गुणवत्ता का बीज टाइम से सुनिश्चित कर लें, तो किसान भाई अपने आंखें खुली रखें और आसपास के जो भी किसान भाई हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते रहे कि विगत वर्ष में उनसे कौन सी प्रजाति उगाई थी जिसका अच्छा परिणाम आ रहा है। उसी वैरायटी का अगर वो चयन करते हैं या फिर ऐसी जो प्रजाति है जिसका रिकमेंडेशन हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने किया है, तो उस प्रजाति की जानकारी प्राप्त करते रहे विस्तार के माध्यम से। तो और उस प्रजाति का बीज, प्रमाणित बीज किस संस्था के पास उपलब्ध है, जरूरी नहीं है कि वो सरकारी संस्था से ले, प्राइवेट संस्थाएं भी हमारी बहुत अच्छा अनुसंधान में कार्य कर रही हैं। उनके भी अपने आउटलेट्स होते हैं, उनकी अपनी दुकान, बीज विक्रेताओं के माध्यम से वो अपना बीज विक्रय करती हैं, या कृषि विभाग के आउटलेट्स होते हैं, उनसे वो बीज ले सकते हैं। इसी तरीके से कोऑपरेटिव्स हमारी हैं जो वो भी बीज के कार्य में हैं। और इसी तरीके से कृषि विभाग अपने समय समय पर आउटलेट लगाता रहता है। और बीज निगम है, उनके आउटलेट है, राष्ट्रीय बीज निगम के आउटलेट हैं, और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं। इसी तरीके से ICAR इंस्टीट्यूट्स के जो हमारे आउटलेट्स हैं, SAUs हैं, इवन जो KVKs है वो भी बीज का वितरण करते हैं। तो ये सारे माध्यम हैं, और जितनी भी जानकारी है अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए, अपने जो व्यवहार को इस्तेमाल करते हुए, आसपास की जानकारी को एकत्रित करते हुए वो अपना निष्कर्ष निकालते हुए अच्छी प्रजाति का चयन करें। उस प्रजाति को चयन करने के बाद उसका अच्छा बीज क्रय करना सुनिश्चित करें। बीज क्रय करते से हम ये ध्यान रखें कि बीज का थैला सही तरीके से सही हो, कहीं से कटा फटा ना हो, उसकी रिसीप्ट लें, उसका टैग लें। उसको फिर जब लेके जाए तो कई बार किसान भाई ये भी गलती कर देते हैं कि सब कुछ ठीक करते हैं और ले जाके कहीं ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर वो सीलन ले लेता है, या वो क्या नाम है उसको चूहे काट जाते हैं, या फिर उसमें घुन लग जाता है। तो ऐसी जगह भी ना रखें कि जहाँ पर वो बीज अच्छा बीज होने के बावजूद भी कुछ ऐसी छोटी मोटी भूल चूक हो जाए जिसकी वजह से वो बुआई से पहले ही खराब हो जाए। और अंत में ये है कि बुवाई से पहले जब उसको कट्टे को खोलें तो खोल के ये सुनिश्चित कर ले कि बीज ट्रीटेड है, और ट्रीटेड नहीं है तो जो भी उसमें जो प्रक्रिया बताई गई है उसको उस दवाई का इस्तेमाल करके ट्रीट करें, और ट्रीट करके समय से बुवाई करें, ताकि और सारी शस्य क्रिया जो बताई गई उसका फॉलो करते हुए अपना अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, और जिससे उनकी भरपूर कमाई हो
और उनके जीवन में खुशहाली आए। बस यही संदेश हम किसान भाइयों को देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो इतना महत्वपूर्ण संदेश दिया हमारे विशेषज्ञ ने, और हम कहेंगे कि हमारे तीनों ही विशेषज्ञों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी के साथ साझा की हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी दर्शक हमें अभी देख रहे हैं वो सभी जागरूक होंगे और बीज की उपलब्धता उन्हें करवाई जा रही है सरकार द्वारा, मंत्रालय द्वारा, सभी अनुसंधान कार्य वैज्ञानिकों द्वारा, सभी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अब आपको भी अच्छी जगह से ही बीज खरीदना है, उसका बिल लेना है, टैग संभाल कर रखना है, उसको अगर आप भंडारित कर रहे हैं तो भी आप अच्छी तरह से करेंगे। अगर ये कुछ सावधानियां आप बरतते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो स्वस्थ बीज है आगे चलकर आपको अच्छी गुणवत्ता वाली उपज जरूर देगा। तो उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। हमारे विशेषज्ञों ने इतनी अहम जानकारियां आपके साथ साझा की हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, आज के विचार विमर्श में तो हमने जान लिया खरीफ और जायद में बीज की उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा, मंत्रालय द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को अब किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप हमें। ईमेल आईडी है हमारी विचार विमर्श 08@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। आप इस पर अपनी जो सवाल है, जो सुझाव है वो भेज सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको हमारा ये दोबारा कार्यक्रम देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप तमाम जो जानकारियां हैं पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।